नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर गुमला से, जहां भीषण सड़क हादसे में हाहाकार मच गया। यहां बेटी की शादी कर वापस लौट रहे लोगों की गाड़ी पलट गई। इस हादसे में लड़की की मां और पिता सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जिले के डुमरी प्रखंड की ये पूरी घटना है। घायलों में 12 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि एक पिकअप वैन पर 45 से 55 लोग सवार थे और डुमरी के सारंगडी से बेटी की शादी कर अपने घर कटारी लौट रहे थे। इसी दौरान जारी थाना क्षेत्र के जरडा गांव के पास पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट जाता है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को चैनपुर पीएचसी में से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां गंभीर हालत देखते हुए 3 लोगों को रिम्स भेजा गया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से सभी घायलों को बस से चैनपुर भेजा गया। वहीं सदर अस्पताल में भी हादसे की खबर के बाद प्रबंधन अलर्ट मोड पर दिखा। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रुपेश कुमार भगत जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? घायलों की स्थिति कैसी है अभी? जी, आपको बता दें कि जो घायल है उनकी स्थिति अभी बेहतर बताई जा रही है। कल देर रात की घटना है, जो हाँ बेटी की शादी कर शरारती जो लड़की के परिजन थे वो एक पिकअप वाहन में सवार होकर के वापस लौट रहे थे। उनकी संख्या अधिक थी, जिस कारण अनियंत्रित होकर वाहन 3 बार पलट गया और मौके पर माता पिता सहित 5 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं घटना के बाद पुलिस के द्वारा आनन फानन में बस के माध्यम से सभी घायलों को चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता है। वहां से 12 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहां से भी जो 3 लोग थे उनकी ज्यादा स्थिति गंभीर थी, उन्हें भी रांची रेफर कर दिया गया और जो भी बाकी जो घायल है उनका इलाज रिम्स गुमला में चल रहा है। जी बिल्कुल रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर गढ़वा से, जहां एक 5 साल की बच्ची का शव बालू में गड़ा मिला है। चिनिया थाना क्षेत्र के बूढ़ी टाड़ गांव के पास कारीमाटी जंगल में यह शव बरामद किया गया है। परिजनों के मुताबिक बच्ची रविवार की सुबह से ही गायब थी, जिसकी खोजबीन में परिजन जुटे हुए थे। परिजनों का यह आरोप है कि महुआ चुनने के दौरान उसे बहला फुसलाकर जंगल में ले जाया गया था, जहां उसका मर्डर कर दिया गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही एक आरोपी को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उससे की जा रही है। गांव वालों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। और वहीं दुमका के दुधानी रोड पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। अचानक लगी इस आग में गाड़ी धू धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों ने गाड़ी को जलता देख अपने अपने घर से पानी लाकर उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। वहीं आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आसपास के जो लोग हैं वो अपने घर से बाल्टी ला रहे हैं, बाल्टी में पानी ला रहे हैं और आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब तक जो आग थी वो पूरे कार को अपनी चपेट में ले चुकी थी। और वहीं सरायकेला के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के आरोप में एक भाई बहन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि गिरोह के सरगना की तलाश जारी है। सरगना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार तस्कर इमदाद खान एक हिस्ट्री शीटर है और साबिर हत्याकांड का फरार अभियुक्त भी है, जो पूर्वी सीबूब के गोलमुरी में किराए के मकान में छिपकर रह रहा था। वहीं उसकी बहन धातकी डी में रहकर सरगना मोगला के साथ ब्राउन शुगर की तस्करी करती थी। उसके पास से करीब 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 लाख से अधिक कैश बरामद किए गए हैं। दोनों भाई बहन हैं और काफी दिनों से ये बंगाल से ड्रग्स मंगा के यहाँ बेचते थे। जमशेदपुर और आदित्यपुर के क्षेत्रों में बेचते थे। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक मोगला करके एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो बंगाल का मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और उसकी तलाश के उसकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं। वही जो है वो ड्रग्स का सप्लाई करता था इनको, ये उनसे खरीदते थे और आदित्यपुर जमशेदपुर के इलाकों में उनको बेचा करते थे।
और खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां झुंड से बिछड़े एक हाथी ने गोला वन क्षेत्र के उलादाका इलाके में तबाही मचा दी है। हाथी ने खेत में लगी सब्जियों को यहां पर रौंद दिया, साथ ही कटहल समेत दूसरे पौधों को भी यहां पर हाथियों की ओर से नष्ट किया गया। ग्रामीणों ने झुंड से बिछड़े इस हाथी को शोकला सरगजी होते हुए स्वर्ण रेखा नदी तक खदेड़ दिया है, जिसके बाद हाथी नदी पार कर रांची जिले में प्रवेश कर गया। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से यह हाथी क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हाथी खेतों में लगी फसल को भी यहां पर नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। और वहीं देखिए, गिरिडीह में भी जंगल के पास बसे गांव में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। सरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव के लोग हाथियों के उत्पात से डरे सहमे हुए दिख रहे हैं। बीती रात हाथियों के झुंड ने एक घर को ध्वस्त कर दिया, इससे किसानों को लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हाथियों के हमले के दौरान किसान ने अपने परिवार के साथ किसी तरह घर से भागकर अपनी जान बचाई है। घर ध्वस्त करने के साथ ही हाथियों ने घर के पीछे खेत में लगी फसल को भी रौंद कर यहां पर बर्बाद कर दिया। हाथियों के लगातार उत्पात से लोग सहमे हुए दिख रहे हैं। लोगों ने हालांकि इसकी जानकारी वन विभाग को दी, साथ ही नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। और वहीं गिरिडीह के गांधी प्रखंड के हरदिया गांव में वन विभाग की जमीन पर जबरन कब्जे के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों का यह आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने जंगल की 10 एकड़ जमीन पर फर्जी हुक्मनामा और दस्तावेज के जरिए कब्जे की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि जंगल की जमीन पर कब्जे की नीयत से घर भी बनवाया गया है। लोगों ने इसकी शिकायत गिरिडीह उपायुक्त, वन विभाग और अंचलाधिकारी से भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कब्जा किए जा रहे वन भूमि और पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वन भूमि को बचाने की गुहार लगाई है। हम लोग मांग करते हैं कि इसका जो भी जमाबंदी के टाइम में जो भी पेपर अटैच किया है, उस पेपर का फेयरली जांच करके इस जमाबंदी को रद्द करते हुए इसके जो फॉरेस्ट की भूमि में जो भी घर बना हुआ है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और जंगल प्लॉट में अतिक्रमण हो रहा है, घर बनाया जा रहा है और गांडे प्रखंड सीओ साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग भी सोच रहे हैं इस अतिक्रमण को रद्द कर दिया जाए। रद्द नहीं करेगा तो हम जितना भी ग्रामीण है हम लोग भी जंगल में घर बनाएंगे। और वह देखिए, रामगढ़ में हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हवाई फायरिंग करके बाइक सवार अपराधियों ने दहशत फैला दी है। ये साइट पतरातू के जयनगर में स्थित है। हरदेव कंपनी पतरातू से PVUNL तक रेलवे पटरी बिछा रही है। खबर मिलते ही पतरातू के SDPO डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और एक खोखा वहां से बरामद किया गया। रास्ते में लगे CCTV फुटेज से बाइक सवार अपराधियों का सुराग ढूंढा जा रहा है। अपराधियों के उत्पात से रेलवे पटरी बिछाने का काम ठप पड़ गया है। पतरातू पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। और रांची के ईडी दफ्तर में कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा से घंटों पूछताछ हुई। पूरा मामला जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। ईडी की अब तक की जांच में ये बातें सामने आई है कि जिस डीड के जरिए रांची में जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा हुआ, वो डीड कोलकाता में बनाई गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी एडिशनल रजिस्ट्रार से पुराने दस्तावेजों के जरिए फर्जी डीड बनाने के खेल का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि ईडी को एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा ने यह बताया है कि उन्हें इससे पहले फर्जी डीड की कोई शिकायत नहीं मिली है। ईडी ने कल हेहल अंचल में 7 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में विनोद सिंह से भी पूछताछ की थी। और वहीं गुमला सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। सहिया के अनुसार महिला को हर महीने चिकित्सा सुविधा दी जा रही थी, लेकिन परिजनों द्वारा दवाओं का नियमित सेवन नहीं कराया जाता था, जिसकी वजह से महिला के शरीर में खून की कमी हो गई थी और हमेशा वो बीमार रहती थी। लेकिन परिजनों द्वारा अंधविश्वास में आकर उसका झाड़ फूंक कराया जाता था। सोमवार को हालत खराब होने पर महिला को उप स्वास्थ्य केंद्र पालकोच में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए गुमला उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की ही मौत हो गई।
हर महीना तो हम जांच करवाते हैं, लेकिन फरवरी में भी करवाए थे। फिर मार्च में हम बोले चलो करके, तो ये बोली कि नहीं कि हम अब एक बार नहीं जाएंगे, हम अगले महीना फरवरी में हम जाएंगे करके। तो फिर सोमवार दिन इसका तबीयत खराब हुआ तो हम लेके पालकोट आए, मैडम को दिखाए तो मैडम दवा ववा दी तो ठीक थी। तो कल 2-4 दिन से फिर इन लोग का तबीयत ठीक नहीं रहा, तो ये लोग झाड़ फूक करवाने के लिए कहाँ ले गया। झाड़ फूक ये लोग अंदर अंदर बहुत करवा रहा था, हमको पता नहीं चलने दिया ये लोग। अगर हम जाने रहते ना तो ये लोग को हम नहीं करवाने देते, लेकिन ये लोग अपना ही तरफ से झाड़ा फूका था। हमको गाँव में गए तो आज हमको गवैया बोल रहा है कि नहीं से ये लोग तो झाड़ फूक के लिए लेता है और डाइन बोलता है सबको कि लोग कर दिया है करके। और राजधानी रांची के कई इलाकों में बिजली के खंभे ट्रैफिक जाम और हादसे की वजह बन रहे हैं। इसे देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस ने कई ऐसे बिजली के खंभों की सूची तैयार की है जिसे सही जगह लगाने की जरूरत है। इसे लेकर बिजली विभाग से भी समन्वय स्थापित किया गया है। बता दें आपको कि रांची के कई स्थानों पर इस तरह की समस्या है जहां बिजली के खंभे और बिलबोर्ड से जाम लगा रहता है। ऐसे में जल्द ही इस पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इसी के साथ सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बन सकेगी। ये जो कार्रवाई है काफ़ी जगहों पे लगातार चल रही है। पिछले इस हफ्ते में काफ़ी जोर पकड़ा है उसने, आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। फ्यूचर में हम लोगों ने जो समन्वय करके बैठक की है उसमें और भी प्लान्स है, कहीं कहीं पे बोलार्ड्स को लगाया जाएगा ताकि सुगम यातायात व्यवस्था बनी रहे। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि कृपया करके जो भी नियम राज्य सरकार बना रही है, जिला प्रशासन बना रहा है, यातायात पुलिस बना रही है, उनका पालन करिए। ये आप ही लोगों का शहर है, आप ही लोगों की भागीदारी से यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा। और देखिए, कुछ दिन पहले तक गर्मी की तपिश झेलने वाले रांची में मौसम सुहाना बना हुआ है। आज सुबह में बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक कई हिस्सों में बारिश की आशंका जाहिर की है। साथ ही ठनका गिरने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवा विकसित होने से बारिश के आसार बढ़ गए हैं। इधर मौसम के सुहाना होने के साथ ही रांची का तापमान भी 17 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है। मौसम में बदलाव के बाद रांची के लोग भी उत्साहित दिख रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। कहा जाता है कि राजधानी रांची का मौसम बेहद ही सुहाना होता है और राजधानी रांची किसी शिमला से कम नजर नहीं आता है। और इन दिनों कुछ वैसी ही तस्वीर रांची में निकलकर सामने आ रही है कि मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना जताई गई है और कुछ क्षेत्रों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इस वजह से उत्साहित हैं क्योंकि जिस तरीके से रांची का मौसम बदला है और बदलते हुए मौसम के बीच जो लोग हैं वो चाय की चुस्की ले रहे हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो गया। जिस तरीके से अचानक से गर्मी हुई थी भैया इधर जी, उसके बाद इस तरीके से मौसम बदला है, क्या कहिएगा? नहीं, मौसम बदला है, अच्छा लग रहा है। अभी बहुत सारे मतलब पहले गर्मी लग रहा था, अचानक से अभी मौसम बदला है तो मज़ा आ रहा है। मतलब सुबह सुबह टहलने निकलते, सुबह टहलने निकले, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। ऐसा वेदर इतना बढ़िया अच्छा है कि आपको और कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। लग रहा है कि रांची आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया है। आप घूमिए फिरिए और आराम से अपना मौसम भी। गर्मी कर रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी था, अभी ठीक है। अब कहीं जाने का जरूरत नहीं है। वो शिमला उमला आदमी जाते हैं ना, उससे अच्छा यही ठीक है। तो ये रांची की तापमान की बात है। मौसम विभाग की माने तो रांची का अधिकतम तापमान अगर कल की बात करें तो 27 डिग्री टेम्परेचर रहा है। वही न्यूनतम 17.3 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। वहीं सबसे गर्म जिला की बात करें तो पूरे राज्य भर में गढ़वा सबसे ज्यादा गर्म रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रामगढ़ में खीरे की खेती कर किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पतरातू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल्य सियूर कंडेर में खीरा किसानों के लिए हीरे से कम नहीं है। यहाँ के खीरे की खपत रांची से अधिक होती है और कारोबारी सीधे खेतों में ही आकर खीरा खरीद ले जाते हैं। पिछले 5 साल से किसान खीरे की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही अपना परिवार का भी बेहतर तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि अगर उन्हें सरकार से सुविधा मिले तो उनका मुनाफा और भी बढ़ सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल कंडेर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों ने खीरे की खेती की है और इसी खेती से आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। इनसे हम सीधे बात कराएंगे कि इन्होंने खीरे की खेती कब से शुरू की है और खीरे की खेती
कि जो उपज होता है उसे कहाँ बेचते हैं? कितना वर्ष से पहले से की है? 4-5 साल के पहले। अच्छा, इससे फायदा है जी। कहाँ कहाँ बेचते हैं ले जाके? रामगढ़ ले जाते हैं जी। तो कितना खीरा का उत्पादन आपका खेत में हो जाता है? वो 30 से 40 किलो। अच्छा, उतना हो जाता है, मतलब कि आप अच्छा आमदनी इससे आपको है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? आमदनी मदद चाहते हैं कि यार खीरे के खेती से और आप इसको बढ़ा सके जी। 7 साल से कर रहे हैं। फायदेमंद है? फायदेमंद है। हम लोग रामगढ़ और रांची भी भेजते हैं, खीरा भेजते हैं। व्यापारी यहाँ भी आता है? हाँ, व्यापारी यहाँ भी आता है। और खीरे के खेती से ही सारा घर आपका? हाँ, घर हम लोग का खेती से घर द्वार चलता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब चलता है इसी से। कौन नस्ल का खीरा है ये? है आपका NT 77। खेती करके ही इन लोग अपना जीवन यापन करता है, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब खेती से ही होता है। अगर इन लोग को सरकार के द्वारा इन लोग को अगर कुछ प्रोत्साहन राशि मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए और इन लोग दुगुना खेती इन लोग कर पाएंगे। सिंचाई का व्यवस्था है? सिंचाई की व्यवस्था सर हमने तो कुछ सर, जैसे हमारा संस्था चलता था KGB के, उस माध्यम से लोन के कूप वगैरह हम करवाए हैं। सरकार से क्या मदद हुआ? सरकार से अभी तक सर हम लोग जो मनरेगा कूप हुए सब हम लोग करवाते हैं। अच्छा, वो है, वो सब पानी की व्यवस्था हम लोग पास है। आप लोग चाहते हैं कि सरकार इन लोगों को लोन दे? हाँ, कुछ के कृषि से लोन मिल जाए इन लोग को। किसानों का कहना है कि सरकार अगर इन्हें लोन दे तो खीरे की खेती को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी भी अपने बलबूते खीरे की खेती करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी आगे आकर इन किसानों की मदद करनी चाहिए। गढ़वा के बंशीधर नगर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन स्थल से लेकर मंच तक की व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने बंशीधर महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया और कहा कि इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा को कई योजनाओं का तोहफा देंगे। जो हमारी कारकेड है उसके अलावा सिंगल। और वहीं पलामू के बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने बंशीधर महोत्सव को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बीजेपी के पोस्टर और बैनर तो हटा दिए पर JMM के पोस्टर को छुआ तक नहीं। उन्होंने गढ़वा के DC से राज्यपाल और केंद्रीय पर्यटन मंत्री को न्योता भेजने को कहा पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जबकि बीजेपी की पिछली सरकार ने ही बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दे दिया था, पर JMM इसके आयोजन पर राजनीति कर रही है। अलग होने का कारण है, ये कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा निर्गत तुगलकी फरमान। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी, संस्था, समूह अथवा निजी प्रचार हेतु बाबा बंशीधर का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाया जा रहा है और उन्होंने उस बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को कहा कि इसको हटा दिया गया है और ये राजकीय महोत्सव घोषित है। और वहीं देखिए, कोडरमा में नाबालिग की शादी करवाने के मामले में पुलिस ने दूल्हा, पंडित सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला मरकच्चो के जामू का है, जहां हरियाणा के 40 वर्षीय व्यक्ति की शादी एक नाबालिग से करवाई जा रही थी। बाल संरक्षण अधिकारी की टीम ने चाइल्ड लाइन और पुलिस के साथ नाबालिग के घर पहुंचकर शादी को रुकवा दिया। पूरा मामला बाल तस्करी से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी लोगों को जेल भेज दिया है। चला कि लड़का जो है वो 39 ईयर ओल्ड का है अप्रॉक्सीमेट, और बच्ची तो हमारा पहले से पता था कि बच्ची कम उम्र की है। और तो जो मनसा आया सामने, उसमें कहीं ना कहीं DCPO साहब का जो लिखित आवेदन में भी आ गया है कि वो शायद एक गलत मनसा से वो लोग ले जाना चाह रही थी बच्चियों को। तो बाल तस्करी का मामला लगता है। हाँ, वो मेंशन किया गया है। बाकी सुसंगत धारा जो भी है या जो मामला है उसमें वो संबंधित थाना के द्वारा किया जा रहा है।